मध्यकालीन उत्तर प्रदेश का इतिहास। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526। गोकितु सैलोमू गुलाम वंश या दास वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक रहा 1206 से 1210। कुतुबुद्दीन ऐबक कब से कब तक रहा? 1206 से 1210 तक। 1202 से 1203 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदेल राजा परमर्दिदेव को पराजित किया और दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। 1202 से 1203 के बीच चंदेल राजा परमर्दिदेव को कुतुबुद्दीन ऐबक ने पराजित किया। इल्तुतमिश आता है उसके बाद 1210 से 1236 तक। इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक आता है, जिसको गुलामों का गुलाम कहा जाता था। सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। उस समय बदायूं को हिंदुस्तान का केंद्र माना जाता था और बदायूं में जामा मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश ने कराया था। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा समृद्ध एकता प्रांत बन गया था उस समय बदायूं, और उस समय बदायूं को हिंदुस्तान का गुम्मद या इस्लाम का गुम्मद कहा जाता था। इल्तुतमिश 1210 से 1236। कटिहार या रुहेलखंड का विद्रोह इल्तुतमिश के टाइम पे हुआ। कटिहार के क्षेत्र में बदायूं, बरेली और संभल क्षेत्र आते हैं। इल्तुतमिश 1210 से 1236। इल्तुतमिश ने अपने ज्येष्ठ पुत्र नसरुद्दीन महमूद, ज्येष्ठ पुत्र कौन था? नसरुद्दीन महमूद को अवध का गवर्नर बनाया था। इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूं का संबंध बदायूं से था। उसके बाद रजिया सुल्तान आती हैं 1236 से 1240। रजिया सुल्तान 1236 से 1240। रजिया के वफादार सेनापति नसरुद्दीन तायासी को अवध का गवर्नर बनाया। रजिया ने अपने वफादार सेनापति नसरुद्दीन तायासी को अवध का गवर्नर बनाया। रजिया सुल्तान 1236 से 1240। उसके बाद बलबन आता है 1266 से 1286। बलबन ने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर लिखे लेखों में स्वयं को खलीफा का सहायक बताया है। बलबन 1266 से 1286। खिलजी वंश आता है उसके बाद 1290 से 1320। खिलजी वंश 1290 से 1320। संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो कि 1290 से 1296 के बीच रहा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296। खिलजी वंश 1290 से 1320। कड़ा में कौशाम्बी प्रयाग, कड़ा जो कि कौशाम्बी प्रयागराज के एरिया में पड़ता था, वहाँ का विद्रोह 1290 में हुआ। कड़ा कौशाम्बी का विद्रोह 1290। इसमें जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसमें क्या था? कड़ा किसने किया था? कड़ा कौशाम्बी का विद्रोह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के सुल्तान बनने के बाद मलिक छज्जू जो था, जो कि बलबन का भतीजा था, वो कड़ा का सूबेदार था, उसने विद्रोह किया था। मलिक छज्जू जो कि बलबन का भतीजा था, उसने कड़ा में विद्रोह किया था। और विद्रोह को दबाने के लिए जलालुद्दीन ने अपने पुत्र अरकली खां को भेजा था। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296। कड़ा कौशाम्बी का विद्रोह 1290। और खिलजी वंश रहा 1290 से 1320। उसके बाद मलिक छज्जू ने अपना राज्य अभिषेक कराया था तथा मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण की थी। मलिक छज्जू ने मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण की थी। जलालुद्दीन ने अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा मानिकपुर का सूबेदार नियुक्त किया। जलालुद्दीन की हत्या 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी, कड़ा कौशाम्बी प्रयागराज में गंगा नदी के तट पर। जलालुद्दीन की हत्या 1296 में करी अलाउद्दीन खिलजी ने, कड़ा कौशाम्बी में गंगा नदी के तट पर, और कड़ा में खुद को सुल्तान घोषित कर लिया। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी बना 1296 से 1316। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के कोट नामक स्थान में एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो कि अलाउद्दीन का प्रथम लेख माना जाता है। इसमें उसने अपने आप को शासक, उसमें लिखा है कि शासक बनते ही सिकंदर सानी की उपाधि धारण करी थी। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के कोट नामक स्थान में जो है एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसको अलाउद्दीन का प्रथम लेख माना जाता है। इसमें कहा जाता है कि अलाउद्दीन ने शासक बनते ही सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी, और इसी अभिलेख में अलाउद्दीन को द्वितीय सिकंदर, वफादारों का सहायक, विजेताओं का राजा, शानदार सुल्तान और खलीफा का दाहिना हाथ कहा है। अलाउद्दीन को द्वितीय सिकंदर, वफादारों का सहायक, विजेताओं का राजा, शानदार सुल्तान और खलीफा का दाहिना हाथ कहा है। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316। अलाउद्दीन खिलजी के समय दोआब यानी गंगा यमुना के क्षेत्र में भू राजस्व की दर 50% थी। प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का जन्म 1238 में बदायूं उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का जन्म 1238 में बदायूं उत्तर प्रदेश में हुआ था। चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक थे और इन्होंने 7 सुल्तानों का समय, बलबन से गयासुद्दीन तुगलक तक का समय देखा था। इनको महबूब इलाही और सुल्तान अल औलिया के नाम से जाना जाता था। महबूब इलाही का मतलब ईश्वर का प्रिय, सुल्तान अल औलिया का मतलब है संतों का राजा। गुरु इनके थे बाबा फरीद, जिनका असली नाम
फरीउद्दीन गज शंकर था और प्रमुख शिष्य इनके अमीर खुसरो और नसीरुद्दीन चिराग दहलवी थे। अमीर खुसरो की बात करें तो इनका जन्म होता है 1253 ईस्वी में खासगंज के पटियाली गांव में। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में खासगंज के पटियाली गांव में जन्म होता है। इनका मूल नाम यामीनुद्दीन मोहम्मद अब्दुल हसन था। यामीनुद्दीन मोहम्मद अब्दुल हसन था। इनको तूतीय हिंद यानी भारत की आवाज़ की उपाधि प्राप्त थी। कवियों का राजकुमार और तुर्कल्ला कहा जाता था। तुर्कल्ला इनको यामुद्दीन औलिया ने उपाधि प्राप्त की दी थी। अमीर खुसरो को तुर्कल्ला किसने कहा था? यामुद्दीन औलिया ने। सूफी संत सैयद महमूद के मकबरे पर गया था कौन? अमीर खुसरो सूफी संत सैयद महमूद गाजी के मकबरे पर गया था, जो कि कहाँ है? बहराइच में। सूफी संत सैयद महमूद गाजी का मकबरा कहाँ है? बहराइच में। यहाँ पर अमीर खुसरो गया था। खुसरो को हिंद मुस्लिम संस्कृति का सबसे प्रमुख प्रतिनिधि माना जाता है। खड़ी बोली का विकास में इनकी अग्रणी भूमिका रही। तबला व सितार का आविष्कारक माना जाता है और खुसरो ने 8 सुल्तानों का समय देखा था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खुसरो को पुस्तकालय का अध्यक्ष बनाया था। किसने? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खुसरो को पुस्तकालय का अध्यक्ष बनाया था और शाही कुरान का परिचालक भी बनाया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने राजकवि का पद प्रदान किया था खुसरो को। अलाउद्दीन खिलजी ने राजकवि का पद प्रदान किया था। फारसी की नई शैली विकसित की, जिसे सबक हिंदी कहा जाता था। या भारत की शैली कहा जाता था। सर्वप्रथम भारतीय संगीत में कव्वाली गायन को प्रचलन किया अमीर खुसरो ने। हिंदी में कविता, मुहावरे व पहेलियाँ लिखने वाले प्रथम मुस्लिम कवि थे हमारे खुसरो जी। सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने ही जमींदार शब्द का प्रयोग किया अपनी रचनाओं में। रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएं थी किरानुस्सादीन, मिफ्ताहुल फुतूह और आशिका। किरानुस्सादीन में 2 मंगल सितारों का मिलन बताया गया है। मिफ्ताहुल फुतूह में मलिक चज्जू द्वारा विद्रोह पर जलालुद्दीन खिलजी का विशद वर्णन किया गया है। आशिका में देवल रानी व खिज्र खां के प्रेम कहानी बताई गई है। खिज्र खां कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था खिज्र खां। और देवल रानी गुजरात के बघेल राजा कर्ण द्वितीय की पुत्री थी। नूह सिपेहर एक रचना थी इनकी, जिसमें 9 आकाश थे। और तुगलकनामा, नाजुल फुतूह, तारीख दिल्ली, एजाज एक खुशरवी, फतहनामा, जो ये सारी रचनाएं किसकी थी? अमीर खुसरो की। उसके बाद तुगलक वंश आता है 1320 से 1414। तुगलक वंश 1320 से 1414। फाउंडर थे इसके गयासुद्दीन। तुगलक वंश 1320 से 1414। फाउंडर थे गयासुद्दीन। तुगलक 1320 से 1325 तक रहे। गयासुद्दीन तुगलक जो है 1320 से, तुगलक वंश 1320 से 1414। वहीं गयासुद्दीन तुगलक जो है 1320 से 1325। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325। बलबन ने उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में मेवातियों और विद्रोहियों का दमन करने के लिए जंगलों को कटवा दिया था और किलों का निर्माण कराया था? दोआब और कटेहर के क्षेत्र में। खिलजी काल में किस क्षेत्र को बागी और विद्रोहियों का क्षेत्र कहा जाता था, जहां अलाउद्दीन ने कठोर सैन्य अभ्यास किया था? कटेहर, रोहेलखंड। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय बदायूं का सूबेदार कौन था? मलिक इख्तियारुद्दीन। खिलजी वंश के समय उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सूती वस्त्रों के लिए व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? वो था खड़ा। खिलजी काल में घरी, आवासकर और चरागार कर किसने लगाए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने। गुलाम वंश के शासक नसीरुद्दीन महमूद किस जिले के नरवर के किले पर आक्रमण किया था? झांसी। गुलाम वंश के शासक नसीरुद्दीन महमूद ने झांसी के नरवर किले पर आक्रमण किया था। नरवर किला झांसी। इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद को कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया था, जहां उसने पीथू विद्रोह को सफलतापूर्वक कुचला था? अवध में पीथू विद्रोह हुआ था, इसको नासिरुद्दीन महमूद जो इल्तुतमिश का पुत्र था उसने कुचला था। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351। दोआब कर में वृद्धि का विरोध। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351। दोआब कर में वृद्धि और विद्रोह, इसने जो है दोआब के किसानों पर टैक्स बढ़ाकर 50% कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351, इसने दोआब के किसानों पर टैक्स बढ़ाकर 50% कर दिया क्षेत्र में। और फिर कृषि सही से हो नहीं पाई तो क्षेत्र में कृषि के लिए तकावी, जो कि कृषि ऋण कहा जाता है, बढ़ता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी अस्थायी राजधानी स्वर्गद्वारी कन्नौज के पास गंगा नदी के किनारे स्वर्गद्वारी को बनाया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय बदायूं और संभल प्रशासनिक केंद्र हुआ करते थे।
मोहम्मद बिन तुगलक के समय बदायूं और सुम्मल जो है प्रशासनिक केंद्र हुआ करते थे। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388, इसने जौनपुर और फिरोजाबाद नगरों को स्थापित किया था। जौनपुर को फिरोज शाह ने 1359 ईस्वी में अपने चचेरे भाई जना खां की याद में स्थापित किया था। जौनपुर 1359 ईस्वी में स्थापित हुआ जौना खां की याद में। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388, 1359 में फिरोज शाह ने जौनपुर बसाया और 1362 में यहाँ पर शाही किले का निर्माण कराया। 1362 में जौनपुर का शाही किला फिरोज शाह तुगलक ने निर्मित कराया। मेरठ स्थित अशोक स्तंभ लेख को दिल्ली लेकर कौन आया? फिरोज शाह तुगलक। मेरठ स्थित अशोक स्तंभ लेख को दिल्ली फिरोज शाह तुगलक लेकर गया। लोधी वंश 1451 से 1526, लोधी वंश 1451 से 1526, संस्थापक बहलोल लोधी 1451 से 1489, बहलोल लोधी 1451 से 1489। जौनपुर की निर्णायक विजय 1479 में सरकी वंश के अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित कर जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिलाया किसने? बहलोल लोधी ने। जौनपुर की निर्णायक विजय की बात करें तो 1479 में सरकी के अंतिम शासक थे हुसैन शाह सरकी, उनको जो है पराजित करके बहलोल लोधी ने जौनपुर को दिल्ली में मिला दिया था। 1479 में जौनपुर की निर्णायक विजय हुई थी। बहलोल लोधी के विजय के उपरांत उन्होंने अपने पुत्र बरबक को यहाँ का सूबेदार बनाया था। कहाँ का? जौनपुर का। जौनपुर का सूबेदार बहलोल लोधी ने अपने पुत्र बरबक को बनाया था। तो लोधी वंश 1451 से 1526, संस्थापक बहलोल लोधी 1451 से 1489, और जौनपुर की निर्णायक विजय 1479 में होती है। सिकंदर लोधी आता है 1489 से 1516-17, सिकंदर लोधी 1489 से 1516-17। 1504 में सिकंदर लोधी आगरा शहर को बसाता है। 1504 में सिकंदर लोधी आगरा शहर को बसाता है। उद्देश्य क्या था? राजस्थान के राजपूत राजाओं और उत्तर प्रदेश के इटावा व बयाना व ग्वालियर के विद्रोहियों पर कड़ी नजर रखने के लिए। 1506 में सिकंदर लोधी दिल्ली से राजधानी आगरा स्थानांतरित कर देता है। सिकंदर लोधी 1489 से 1516-17, 1504 में आगरा नामक शहर को बसाता है और 1506 में राजधानी आगरा स्थानांतरित कर देता है। 1506 सिकंदर लोधी ने संभल को अपनी अस्थायी राजधानी बनाया था। जौनपुर में बरबक को पराजित कर पूर्ण रूप से जौनपुर पर अधिकार कर लिया किसने? सिकंदर लोधी ने। सिकंदर लोधी ने जो यहाँ पर बहलोल लोधी ने बरबक को जो है जौनपुर का सूबेदार बनाया था, और सिकंदर लोधी ने जो है जौनपुर में बरबक को पराजित किया और पूर्ण रूप से जौनपुर पर अधिकार कर लिया। किसने? सिकंदर लोधी ने। जौनपुर की बात करें तो 1359 में फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां की याद में बनाया था। जौनपुर कब स्थापित हुआ था? 1359 में। जौना खां का नाम क्या? मोहम्मद बिन तुगलक। जौना खां को ही मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है और ये गोमती नदी के किनारे स्थित था जौनपुर। 1394 में मलिक सरवर को मोहम्मद बिन तुगलक ने जौनपुर का सूबेदार नियुक्त किया। 1394 में मलिक सरवर को मोहम्मद बिन तुगलक ने जौनपुर का सूबेदार नियुक्त किया। अब तुगलक वंश के सुल्तान नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में 1398 में तैमूर लंग ने आक्रमण किया था। तुगलक वंश का सुल्तान था नसरुद्दीन महमूद। इसके शासनकाल में 1398 में तैमूर लंग ने आक्रमण किया था। इसी समय मलिक सरवर ने राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर जौनपुर में सरकी साम्राज्य की स्थापना कर दी। 1394 में क्या है, मलिक सरवर को मोहम्मद बिन तुगलक ने जौनपुर का सूबेदार नियुक्त किया था, और उस समय तुगलक वंश के सुल्तान नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में 1398 में तैमूर लंग ने आक्रमण कर दिया। तो इसी समय मलिक सरवर ने राजनैतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर जौनपुर में सरकी साम्राज्य की स्थापना कर दी। तो मलिक सरवर का दूसरा नाम था ख्वाजा खां, और मलिक सरवर को जो है सुल्तान उर्सर्क यानी पूर्व के स्वामी की उपाधि थी। मलिक सरवर को सुल्तान उर्सर्क या पूर्व के स्वामी की उपाधि थी। सरकी साम्राज्य की स्थापना किसने की? मलिक सरवर ने। तुगलक काल के दौरान इस्लामी शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, जिसे पूर्व का द्वार कहा जाता था, वो था जौनपुर। तुगलक स्थापत्य शैली की मुख्य विशेषता थी ढलवा दीवारें। ये किस स्मारक से स्पष्ट दिखती हैं? जौनपुर की शाही मस्जिद से।
फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा में प्रदेश के किस पक्ष पर सबसे अधिक बल दिया गया है? प्रजा के कल्याण और धार्मिक कार्यों की पर बहुत बल दिया गया है। फिरोज शाह तुगलक किस क्षेत्र में व्यापक नहर प्रणाली का विस्तार किया? दोआब क्षेत्र में। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर देवगिरी यानी दौलताबाद ले जाते समय उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर शिविर लगाया था? स्वर्ग द्वारी, जो कि कन्नौज के पास है। एमबीटी जो है राजधानी को हटाकर देवगिरी से दौलताबाद ले जा रहा था, वो तब उसने जो है उत्तर प्रदेश के स्वर्ग द्वारी, जो कि कन्नौज के पास है, अस्थायी राजधानी बनाई थी। किस तुगलक शासक ने बहराइच में स्थित सूफी संत सालार मौजूद गाजी की दरगाह पर यात्रा की थी? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उत्तर प्रदेश और दिल्ली के आसपास नए फलों के बाग लगवाए थे 1200। फिरोज शाह तुगलक ने उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध तीर्थ स्थल मंदिरों को नष्ट कर वहां के पुस्तकालय से संस्कृत ग्रंथ प्राप्त किए थे? तो बहराइच में सैयद सलार महमूद गाजी की दरगाह से। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर भी कौन सा कर पहली बार लगाया था? जजिया कर फिरोज शाह ने ब्राह्मणों पर पहली बार लगाया था। फिरोज शाह तुगलक प्रसिद्ध किले का निर्माण गोमती नदी के किनारे कटवाया, कौन सा किला था? शाही किला। फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के अभिलेखों को समझने के लिए विद्वानों को नियुक्त किया था मेरठ में। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दीवान खैरात का लाभ उत्तर प्रदेश के कौन लोग उठाते थे? गरीब लड़कियों के विवाह और विधवाओं की सहायता के लिए फिरोज शाह तुगलक ने दीवान खैरात बनाया था एक विभाग। इब्राहिम शाह शर्की 1402 से 1440। इब्राहिम शाह शर्की 1402 से 1440, इसने उपाधि धारण की थी सिराजे हिंद की। 1408 में अटाला मस्जिद का निर्माण पूरा करवाया इब्राहिम शाह शर्की ने। अटाला मस्जिद शुरू करवाया था 1377 में, फिरोज तुगलक के समय शुरू हुई थी। अटाला मस्जिद का निर्माण, जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण 1377 में फिरोज तुगलक के समय शुरू हुआ था, जिसको 1408 में इब्राहिम शाह शर्की ने पूरा कराया। इब्राहिम शाह शर्की के अधीन हुई सांस्कृतिक उन्नतियों के कारण जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाने लगा था। भारत का सिराज जौनपुर कब बना? इब्राहिम शाह शर्की के समय। इब्राहिम शाह शर्की 1402 से 1440, 1408 में अटाला मस्जिद का निर्माण पूरा कराया। अटाला मस्जिद का निर्माण 1377 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के समय शुरू हुआ था। अटाला मस्जिद इसी के संरक्षण में, यानी सरकी के इब्राहिम शाह शर्की के संरक्षण में संगीत शिरोमणि नामक संगीत ग्रंथ की रचना हुई थी। इब्राहिम शर्की के समय जौनपुर की नई शैली शर्की शैली का विकास हुआ था। उसके बाद आता है महमूद शाह 1440 से 1457। इब्राहिम शाह 1402 से 1440, महमूद शाह 1440 से 1457। महमूद शाह ने जो है महमूद शाह को जो है बहलोल लोदी ने पराजित किया था। उसके बाद आता है मोहम्मद शाह 1457 से 58। मोहम्मद शाह 1457-58। हुसैन शाह सरकी 1458 से 1479। सरकी वंश का अंतिम शासक था हुसैन शाह सरकी 1458 से 1479। भारतीय शास्त्रीय संगीत में ख्याल शैली का विकास किया और बड़ा ख्याल के रचनाकार के रूप में याद किया जाता है हुसैन शाह सरकी। 1479 में कन्नौज के निकट कालपी के युद्ध में बहलोल लोदी ने पराजित करके जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। 1479 में कन्नौज के निकट कालपी के युद्ध में बहलोल लोदी ने हुसैन शाह शर्की को पराजित करके जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। हुसैन शाह शर्की ने संगीत में महारत हासिल करने के बाद गंधर्व की उपाधि धारण की थी। गंधर्व की उपाधि किसने धारण की थी? हुसैन शाह शर्की ने। जामा मस्जिद या जामी मस्जिद या बड़ी मस्जिद 1470 में हुसैन शाह शर्की ने पूरी करवाया। जौनपुर की जामा मस्जिद या जामी मस्जिद 1470 में हुसैन शाह शर्की ने पूरी करवाई थी। लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर, इसका कंस्ट्रक्शन 1447 में हुआ था। सुल्तान महमूद शाह की पत्नी बीवी राजे ने बनाई थी। लाल दरवाजा मस्जिद जो कि जौनपुर में है, 1447 ईस्वी में सुल्तान महमूद शाह की पत्नी बीवी राजे ने बनवाई थी। कुछ लोग 1450 बताते हैं, कुछ लोग 1455 भी बताते हैं। लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर 1447, 50, 55 सुल्तान महमूद शाह की पत्नी बीवी राजे ने बनवाई थी। इमारत का दरवाजा लाल पत्थरों से निर्मित है, जिसे चुनार मिर्जापुर से मंगवाया गया था। जामिया हुसैनिया मदरसा और कॉलेज की स्थापना भी बीवी राजे ने करवाई थी। जामिया हुसैनिया मदरसा और कॉलेज की स्थापना भी किसने कराई थी? बीवी राजे ने ही कराई थी। मुगल साम्राज्य आता है 1526 से 1857। मुगल साम्राज्य 1526 से 1857। संस्थापक बाबर 1526 से 1530। बाबर 1526 से 1530।
खानवा का युद्ध, जो कि खानवा कहाँ है, आगरा से 40 किलोमीटर दूर। खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच होता है और बाबर की जीत होती है। खानवा का युद्ध 1527 राणा सांगा और बाबर के बीच, बाबर की विजय होती है। उसके बाद घाघरा का युद्ध 1529। घाघरा कहाँ पड़ता है, बिहार व उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में घाघरा पड़ता है, बिहार व उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में। 1529 में बाबर और अफगान शासक नुसरत शाह के बीच युद्ध होता है। घाघरा का युद्ध 1529, बाबर व अफगान शासक नुसरत शाह। 1530 ईस्वी में बाबर को दफनाया गया, कहाँ, आराम बाग में। आराम बाग का निर्माण भी खुद बाबर ने ही कराया था। आराम बाग का निर्माण बाबर ने नहीं कराया था। आराम बाग का निर्माण खुद बाबर ने ही कराया था। 1530 में बाबर को आराम बाग में दफनाया गया। आराम बाग का पहले नाम नूर अफगान हुआ करता था। आराम बाग का पहले नाम नूर अफगान था। बाबर ने अपनी राजधानी आगरा पहुंचाई। बाबर ने अपनी राजधानी आगरा को बनाया था। जामा मस्जिद जो है, संभल में जामा मस्जिद का निर्माण बाबर के आदेश पर सेनापति मीर हिंदू बेग द्वारा कराया गया था। संभल में जामा मस्जिद का निर्माण बाबर के आदेश पर सेनापति मीर हिंदू बेग ने कराया था। बाबरी मस्जिद मीर बाकी ने 1528-29 में निर्मित कराई थी, बाबर के सेनापति ने। बाबरी मस्जिद 1528-29 में मीर बाकी ने निर्मित कराई थी और मीर बाकी कौन था, बाबर का सेनापति। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा या तुजुक बाबरी तुर्की भाषा में लिखी गई है और इसमें उत्तर प्रदेश की जलवायु, यहाँ के फल जैसे आम और यहाँ के कारीगरों का विस्तृत वर्णन है। हुमायूं 1530 से 1540 और 1555 से 1556। हुमायूं 1530 से 1540 के बीच बैठता है और 1555 से 1556 के बीच दोबारा बैठता है। तो बाबर के कितने पुत्र हुए, बाबर के पुत्र हुए हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। बाबर के 4 पुत्र हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। हुमायूं 1530 से 1540 तक दिल्ली सल्तनत का राजा बनता है। उसके बाद 1555 से 1556 में बनता है। कामरान को काबुल, कांधार, सिंध एवं पंजाब का क्षेत्र मिला। अस्करी को संभल की जागीर मिलती है। हिंदाल को अलवर का क्षेत्र दिया जाता है। हिंदाल आगरा के शेख बहलोल को मारकर सम्राट की पदवी धारण की थी। हिंदाल ने आगरा के शेख बहलोल को मारकर सम्राट की पदवी धारण की थी। हुमायूं के प्रमुख अभियानों की बात करें तो पहला अभियान 1531 ईस्वी में खालिंजर के चंदेल शासक प्रताप रुद्र देव को पराजित करके हिंदू मंदिरों को तोड़वाया था। हुमायूं ने 1531 में खालिंजर के चंदेल शासक प्रताप रुद्र देव को पराजित करके हिंदू मंदिरों को तोड़वाया था। चुनार मिर्जापुर का घेरा 1532। हुमायूं ने चुनार मिर्जापुर का घेरा किया 1532 में। 1538 में हुमायूं ने रूमी खां के माध्यम से चुनार दुर्ग को विजित किया था। 1538 में हुमायूं ने रूमी खां के माध्यम से चुनार दुर्ग को विजित किया था। चुनार का किला पूर्व भारत का प्रवेश द्वार माना जाता था। चुनार का किला मिर्जापुर पूर्व भारत का प्रवेश द्वार माना जाता था। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच। कन्नौज में गंगा नदी के किनारे। शेख अब्दुल कंदूस गंगोही का मकबरा जो है हुमायूं ने बनवाया था, कहाँ, सहारनपुर में। शेख अब्दुल कंदूस गंगोही का मकबरा हुमायूं ने बनवाया था, कहाँ, सहारनपुर में। शेर शाह सूरी 1540 से 1545, जिसकी शेर शाह सूरी 1540 से 1545 शिक्षा इसकी पूरी होती है जौनपुर उत्तर प्रदेश में। चुनार का किला है मिर्जापुर में। शेर शाह सूरी ने इस किले में अपनी शक्ति का केंद्र बनाया था। चुनार के किले मिर्जापुर को शेर शाह सूरी ने अपनी शक्ति का केंद्र बनाया था। ग्रैंड ट्रंक रोड सड़क आजम जो है शेर शाह सूरी ने बनाया था, जो कि वाराणसी, प्रयागराज, कन्नौज, कानपुर और आगरा से होकर गुजरती है। शेर शाह सूरी की मृत्यु 1545 में कालिंजर के दुर्ग में हो जाती है। उसमें कालिंजर का शासक कौन था, कीरत सिंह। शेर शाह सूरी ने उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए जब्ती प्रणाली और पट्टा भूमि अधिकार पत्र की शुरुआत की। किसने, शेर शाह सूरी ने। उसके बाद अकबर आ जाता है। अकबर 1556 से 1605। अकबर 1556 से 1605। फतेहपुर सीकरी सपनों का शहर बसाया अकबर ने 1571 में। फतेहपुर सीकरी सपनों का शहर अकबर ने 1571 में स्थापना करी। मुगल साम्राज्य की राजधानी फतेहपुर सीकरी को 1571 से 1585 तक रखा अकबर ने। फतेहपुर सीकरी मुगल साम्राज्य की राजधानी 1571 से 1585 तक रही। 1986 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया किसको, फतेहपुर सीकरी को। अकबर 1556 से 1605।
बुलंद दरवाजा की बात करें तो इसकी अवस्थी है बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी ये महान या ऊंचा दरवाजा है। भव्यता का द्वार या विजय का द्वार कहा जाता है बुलंद दरवाजा को। इसका निर्माण 1571-72-73 से 1601-23 के बीच हुआ। बुलंद दरवाजा का निर्माण 1571-72-73 से 1601-23 के बीच हुआ। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। इसमें 42 सीढ़ियाँ थीं और इसकी ऊंचाई जो है ऊंचाई है 53.63 मीटर। इसकी ऊंचाई है 53.63 मीटर। वहीं चौड़ाई दरवाजे की है 35 मीटर चौड़ा और 53.63 मीटर ऊंचा द्वार है बुलंद दरवाजे का। बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। लाल और पीले बलुई पत्थर का प्रयोग हुआ है। स्थापत्य शैली की बात करें तो हिंदू और फारसी वास्तुकला शैलियों का मिश्रण दिखता है बुलंद दरवाजे में और एशिया का सबसे ऊंचा द्वार है बुलंद दरवाजा। पंचमहल की बात करें तो 5 मंजिला महल था और अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बनाया था। यह मनोरंजन और विश्राम के लिए था और बौद्ध मंदिर के डिजाइन तत्वों का इसमें उपयोग किया गया था। इसमें कुल 176 खंभे हैं। सबसे ऊपरी मंजिल पर 4 स्तंभ और सबसे निचली मंजिल पर 84 स्तंभ है। जोधाबाई का महल, जोधाबाई का नाम मरियम उज़ ज़मानी भी था। जोधाबाई की महल की स्थिति है फतेहपुर सीकरी। अकबर ने निर्माण कराया। लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है जोधाबाई का महल। हिंदू और फारसी वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। शाही परिवार की महिलाओं का सबसे बड़ा परिसर था जोधाबाई का महल। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, बीरबल का महल, हिरण मीनार, अनूप तालाब, जामा मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास, ये सब जो है फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाए। क्या क्या? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, बीरबल का महल, हिरण मीनार, अनूप तालाब, जामा मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास। अनूप तालाब में तानसेन गीत गाया करते थे। अनूप तालाब में तो तानसेन गीत गाया करते थे। इलाहाबाद का किला प्रयागराज में अकबर ने 1583 में अकबर ने बनवाया। इलाहाबाद का किला 1583 में अकबर ने बनाया प्रयागराज में। मुख्य आकर्षण अक्षयवट, पातालपुरी मंदिर, अशोक स्तंभ और सरस्वती कूप। अक्षयवट, पातालपुरी मंदिर और अशोक स्तंभ और सरस्वती कूप कहाँ है? इलाहाबाद किले के अंदर है। 1583 में अकबर ने निर्मित करवाया। अब आता है आगरा का किला। आगरा का किला यमुना नदी के किनारे है। इसका निर्माण 1565 से 73 के बीच मुगल बादशाह अकबर ने कराया। आगरा किले के निर्माण 1565 से 1573 के बीच मुगल बादशाह अकबर ने कराया था। इसमें लाल बलुआ पत्थर सामग्री का प्रयोग हुआ था जो कि बरौली क्षेत्र धौलपुर राजस्थान से आई थी। आगरा के किले के लिए लाल बलुआ पत्थर जो है बरौली क्षेत्र धौलपुर राजस्थान से आया था। 1638 के टाइम पर मुगल सम्राटों का मुख्य निवास स्थान था आगरा का किला। इसका निर्माण 1565 से 1573 के बीच हुआ। 1983 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया आगरा किले को और पर्यटकों के लिए जो द्वार एंट्री के लिए बनाया गया है वो अमर सिंह द्वार है। 18वीं शताब्दी के आरंभ में मराठाओं ने आक्रमण कर इस किले पर कब्जा कर लिया था। आगरा के किले पर 18वीं शताब्दी में मराठाओं ने कब्जा किया। पानीपत का तृतीय युद्ध होता है 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के बीच होता है और इस अगले दशक में मराठा जो है बाहर हो जाते हैं आगरा क्षेत्र से। तब अहमद शाह अब्दाली के पास चला जाता है। 1785 में महादजी शिंदे ने फिर से आगरा के किले पर कब्जा किया। 1785 में महादजी शिंदे ने आगरा के किले पर कब्जा कर लिया था। फिर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1803 में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब होता है? 1803 में। तो वो पानीपत 18वीं शताब्दी पर मराठाओं ने कब्जा किया था। कैसे किया था? पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ 1761 से 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच और अगले दशक तक क्षेत्र से बाहर हो जाते हैं मराठा। फिर 1785 में महादजी शिंदे ने आगरा के किले पर कब्जा कर लिया। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1803 में। मराठा इस किले को अंग्रेजों के हाथों हार जाते हैं। जौनपुर का शाही पुल गोमती नदी के किनारे 1564 से 69 में अकबर के आदेशानुसार मुनीम खान ने बनवाया था। जौनपुर का शाही पुल 1564 से 69 के बीच अकबर के आदेशानुसार मुनीम खान ने बनाया था गोमती नदी पर। इसके अफगान वास्तुकार अफजल अली थे। जौनपुर के शाही पुल के वास्तुकार अफजल अली थे।
अकबर के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी किया गया था। 1559 से 60 में विजय प्राप्त की अली कुली खां के नेतृत्व में, कहाँ, जौनपुर में। अकबर ने 1559-60 में विजय प्राप्त की थी जौनपुर पर अली कुली खां के नेतृत्व में। अली कुली खां को क्या, खाने जमा कहा जाता था। अली कुली खान को खाने जमा कहा जाता था। अली कुली खां को खाने जमा कहा जाता था। चुनार मिर्जापुर का घेरा 1561। चुनार मिर्जापुर का घेरा उधर 1538 था, इधर 1561 है। कालिंजर का किला बांदा। कालिंजर के किले बांधे का अभियान 1569 में मजनू खां कक्षा के नेतृत्व में अकबर ने चलाया। कालिंजर का किला बांधा पर अभियान 1569 में मजनू खान कक्षा के नेतृत्व में अकबर ने चलाया। रीवा के समय राजा रामचंद्र ने अकबर की शक्ति को देखते हुए यह किला मुगलों को सौंप दिया था। रीवा के राजा उस समय रामचंद्र थे। 1569 में जब कालिंजर के किले पर अकबर ने मजनू कक्षा के नेतृत्व में अभियान चलाया था। अकबर ने यह किला बीरबल को उपहार के रूप में दे दिया। 1583 में अकबर ने प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया। 1583 में जो है अकबर ने प्रयागराज का नाम बदलकर इलाहाबाद किया था और 2018 में योगी जी ने फिर से बदल दिया। अकबर के नवरत्नों की बात करें तो बीरबल का जन्म कालपी जालौन में हुआ था। बचपन का नाम महेशदास था और उपाधि इनको राजा की अकबर ने प्रदान की थी। अबुल फजल का जन्म 14 फरवरी 1551 को आगरा में होता है। अबुल फजल का जन्म 14 जनवरी 1551 को आगरा में होता है। अबुल फजल के पिता शेख मुबारक भी अकबर के नवरत्न थे। भाई फैजी भी अकबर के नवरत्नों में शामिल था। अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेजी व्यापारी रॉल्फ फिंच 1588 में आया, जो कि 15वां था। अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेजी व्यापारी रॉल्फ फिंच था, जो 1588 में आया और ये 15वां अंग्रेज व्यापारी था। आगरा व फतेहपुर सीकरी के दरबार में आया था अकबर की मृत्यु 1605 में हुई। इनका मकबरा सिकंदरा आगरा में है। अकबर की मृत्यु 1605 में हुई। इनका मकबरा सिकंदरा आगरा में है। स्वयं के मकबरे का निर्माण शुरू करवा दिया था अकबर ने। सिकंदरा के सीतापुर के लहरपुर में राजा टोडरमल का जन्म हुआ था। सीतापुर के लहरपुर में राजा टोडरमल का जन्म हुआ था। जहांगीर 1605 से 1627। जहांगीर 1605 से 1627। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 को फतेहपुर सीकरी आगरा में शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से होता है। जहांगीर का जन्म 1605 से 1627 के बीच, जहांगीर जो है 1605 से 1627 के बीच रहा और इसका जन्म 30 अगस्त 1569 को फतेहपुर सीकरी आगरा में शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से होता है। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। इसका राज्याभिषेक 1605 को आगरा के किले में होता है। जहांगीर का राज्याभिषेक 1605 में आगरा के किले में। जहांगीर ने उपाधि धारण की थी नसीरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की। जहांगीर ने नसीरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के नाम से राज्याभिषेक करवाया था। यहाँ की जंजीर आगरा के किले में और शाहबुर्ज और यमुना नदी पर जहांगीर ने लगवाई थी। इसमें 60 घंटियाँ थीं। मथुरा के केशव राय का भव्य मंदिर का निर्माण जहांगीर के टाइम पे वीर सिंह बुंदेला ने करवाया था। मथुरा के केशव राय का भव्य मंदिर का निर्माण जहांगीर के समय वीर सिंह बुंदेला ने करवाया था। एतमादुद्दौला और ग्यास बेग का मकबरा आगरा में है। नूर जहां ने इसको 1622 से 1628 के बीच बनवाया। एतमादुद्दौला का मकबरा एतमादुद्दौला अर्थात ग्यास बेग का मकबरा आगरा में है, जिसको नूर जहां ने 1622 से 28 के बीच बनवाया। सर्वप्रथम भारत में पित्रादुरा शैली का प्रयोग एतमादुद्दौला के मकबरे में ही हुआ था। खुसरो बाग प्रयागराज में है। इसका निर्माण जहांगीर ने कराया था। खुसरो बाग प्रयागराज, निर्माण जहांगीर ने कराया था। जहांगीर ने आका राजा के नेतृत्व में आगरा में एक विशाल चित्रशाला की स्थापना की थी। जहांगीर ने आका राजा के नेतृत्व में आगरा में एक विशाल चित्रशाला की स्थापना की थी। जहांगीर के काल में सूबों की संख्या 15 थी। उत्तर प्रदेश में इसमें से 3 सूबे आते थे, आगरा, अवध और प्रयागराज। जहांगीर के काल में सूबों की संख्या थी 15, जिसमें से उत्तर प्रदेश में 3 सूबे आते थे, आगरा, अवध और प्रयागराज। जौनपुर में एक मुगल टकसाल की स्थापना की थी जहांगीर ने और जहांगीर की मृत्यु 1627 में हो गई। जहांगीर की मृत्यु 1627 में होती है। शाहजहां 1628 से 1658। शाहजहां 1628 से 1658। इसका ताजपोशी 4 फरवरी 1628 को आगरा में खुर्रम शिहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां के नाम से होती है। शाहजहां 1628 से 1658। इसकी ताजपोशी 4 फरवरी 1628 को आगरा में खुर्रम शिहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां के नाम से होती है।
शाहजहांपुर की स्थापना 1647 में करी। शाहजहांपुर की स्थापना 1647 में इनके भरोसेमंद कमांडर दिलेर खां और बहादुर खां ने करी थी। 1638 में मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी शाहजहां ने। 1638 में मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली ले गया था शाहजहां। वाराणसी के कवि कविंद्राचार्य और चिंतामणि शाहजहां के संरक्षण प्राप्त थे। कवि कविंद्राचार्य और चिंतामणि। कविंद्राचार्य के कहने पर ही शाहजहां ने वाराणसी व प्रयागराज का तीर्थ कर समाप्त कर दिया था। ताजमहल की बात करें तो आगरा में यमुना नदी के किनारे है। इसका कंस्ट्रक्शन 1632-1653 के बीच हुआ। ताजमहल का कंस्ट्रक्शन 1632 से 1653 के बीच शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में बनाया था। इसकी रूपरेखा उस्ताद ईसा खां और वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी। रूपरेखा उस्ताद ईसा खां ने बनाई थी और वास्तुकार थे इसके उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी को नासिर उल अस्त्र की उपाधि दी थी शाहजहां ने। नासिर उल अस्त्र। सामग्री की बात करें तो राजस्थान के मकराना के संगमरमर से निर्माण हुआ था ताजमहल का। 1983 में ताजमहल को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची का दर्जा दिया गया। 1983 में शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण आगरा के किले में कराया। आगरा के किले का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने। लेकिन आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया था। किस लिए कराया था? शाहजहां ने अपनी पुत्री जहांआरा के सम्मान में आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। आगरा के किले में दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल, खास महल, मुसम्मन बुर्ज, नगीना मस्जिद और मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया था। आगरा के किले में दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल, खास महल, मुसम्मन बुर्ज, नगीना मस्जिद, मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया था। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण जहांआरा ने करवाया था, जो कि शाहजहां की बड़ी पुत्री थी। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण जहांआरा ने कराया था। शाहजहां की बड़ी पुत्री थी। छोटी पुत्री भी, बड़ी पुत्री कौन थी? जहांआरा। मेहताब बाग आगरा, मेहताब बाग आगरा और मुसम्मन बुर्ज भी आगरा में है। 8 वर्ष तक शाहजहां यहाँ कैद रहा था मुसम्मन बुर्ज में। 1666 में जो है मुसम्मन बुर्ज में ही डेथ हो जाती है शाहजहां की। उत्तराधिकार के युद्धों की बात करें, उत्तराधिकार के युद्धों की बात करें तो बहादुरगढ़ का युद्ध 24 फरवरी 1658 ईस्वी में। बहादुरगढ़ का युद्ध 24 फरवरी 1658 ईस्वी में वाराणसी के निकट शाह सूजा और शाही सेना के बीच। पराजित कौन होता है? शाह सूजा। शाही सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? सुलेमान सिकोह, जो दारा सिकोह का पुत्र था, और मिर्जा राजा जय सिंह। उत्तराधिकार का प्रथम युद्ध बहादुरगढ़ का युद्ध 24 फरवरी 1658 को वाराणसी के निकट होता है शाह सूजा और शाही सेना के बीच। शाह सूजा पराजित होता है। शाही सेना का नेतृत्व सुलेमान सिकोह, जो कि दारा सिकोह का पुत्र था, वह मिर्जा राजा जय सिंह कर रहे थे। उसके बाद आता है सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 ईस्वी में आगरा के निकट होता है। सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 आगरा के निकट। औरंगजेब व मुराद की सम्मिलित सेना ने दारा सिकोह को पराजित कर दिया था और आगरा पर कब्जा कर लिया था तथा शाहजहां को बंदी बनाकर आगरा के किले के मुसम्मन बुर्ज में कैद कर दिया। सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 को आगरा के निकट औरंगजेब और मुराद की सम्मिलित सेना ने दारा सिकोह को पराजित किया, आगरा पर कब्जा किया और शाहजहां को बंदी बनाकर आगरा किले की मुसम्मन बुर्ज में कैद कर दिया। खजुआ का युद्ध 5 फरवरी 1669 को सूजा व औरंगजेब के बीच, शाह सूजा और औरंगजेब के बीच प्रयागराज के निकट। खजुआ का युद्ध 5 जनवरी 1669 शाह सूजा और औरंगजेब के बीच प्रयागराज में, जहाँ पर औरंगजेब की विजय होती है और औरंगजेब गद्दी पर बैठता है 1658 से 1707 के बीच। औरंगजेब गद्दी पर रहा 1658 से 1707 के बीच। औरंगजेब 1658 से 1707 के बीच। 1669 में औरंगजेब के आदेश पर काशी के विश्वनाथ मंदिर के कुछ हिस्सों को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया गया था। औरंगजेब के कहने पर 1669 ईस्वी में काशी के विश्वनाथ मंदिर के कुछ हिस्सों को तोड़कर ज्ञानवापी मंदिर का निर्माण हुआ था। काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण 1580 में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने कराया था। काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर के कहने पर 1780 में कराया गया था। 1670 में मथुरा के केशव मंदिर, जो कि कृष्ण भूमि मंदिर के नाम से जाना जाता है, इसको तोड़वाकर शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। 1669 में काशी विश्वनाथ मंदिर और 1670 में मथुरा के केशव देव मंदिर, जो कि कृष्ण भूमि के नाम से जाना जाता है, तोड़वाकर शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया था 1670 में। जाट विद्रोह की बात करें तो 1669 में प्रारंभ होता है। जाट विद्रोह
1669 में प्रारंभ होता है। मथुरा जिले के तिलपत के जमींदार थे गोकुला, उनके नेतृत्व में शाही फौजदार अब्दुल नबी की हत्या कर दी गई। जाट विद्रोह 1669 में हुआ। मथुरा जिले के तिलपत के जमींदार थे गोकुला, उनके नेतृत्व में शाही फौजदार अब्दुल नबी की हत्या कर दी गई। तिलपत का युद्ध, फिर होता है तिलपत का युद्ध। गोकुला मारा गया तथा इनके परिवार के सदस्यों को मुसलमान बना दिया गया। उसके बाद 1686 में राजा राम और रामचेर के नेतृत्व में पुनः जाट विद्रोह होता है। 1686 में राजा राम और रामचेर के नेतृत्व में पुनः जाट विद्रोह होता है और राजा राम ने सिकंदरा आगरा में स्थित आगरा के मकबरे को लूट लिया और अकबर की कब्र को खोद कर उनकी हड्डियों को जला दिया था। इसने 1686 में राजा राम के बाद तीसरे जाट विद्रोह का नेतृत्व चूड़ामण ने किया था। चूड़ामण कौन था? भरतपुर राजवंश की नींव डाली थी इन्होंने। राजा राम के बाद तीसरे जाट विद्रोह का नेतृत्व चूड़ामण ने किया था, जिन्होंने भरतपुर राजवंश की नींव डाली थी। सतनामियों का विद्रोह, जिसे वैरागियों का पंथ माना जाता था, प्रधान केंद्र था मथुरा के निकट नारनौल। सतनामी विद्रोह का जो है विद्रोह में राजा बिशन सिंह कछवा ने पराजित कर दिया था। राजा बिशन सिंह कछवा ने औरंगजेब के लोगों को पराजित कर दिया था। बुंदेलों का विद्रोह ओरछा राजा चंपत राय ने किया था। बुंदेला विद्रोह जो है ओरछा के राजा चंपत राय ने किया था। 1666 की बात है, जब मराठा शासक शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी के साथ आगरा के दीवाने आम महल में औरंगजेब के समक्ष उपस्थित हुए थे। 1666 में मराठा शासक शिवाजी अपने पुत्र संभाजी के साथ आगरा के दीवाने आम महल में औरंगजेब के समस्त उपस्थित हुए थे। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में। 1666 में मराठा शासक शिवाजी अपने पुत्र संभाजी के साथ आगरा के दीवाने आम महल में औरंगजेब के समस्त उपस्थित हुए थे और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है।